हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 3 जनरल एक्सेप्शंस सामान्य अपवाद, जिसे हम आईपीसी के अध्याय 4 के 76 से 106 धाराओं के अंतर्गत पढ़ते थे। उसे अब हम बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 14 to 44 के अंतर्गत पढ़ेंगे। इस चैप्टर को दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहले भाग में सेक्शन 14 to 33 को और दूसरे भाग में 34 to 44 धाराओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि अपवाद क्या होते हैं। तो इस संहिता में अपवाद दो प्रकार के बताए गए हैं, साधारण अपवाद और विशेष अपवाद। साधारण अपवाद जो है हमें पूर्ण बचाव प्रदान करते हैं, मतलब पूरी तरीके से बचाव प्रदान करते हैं, जिसे हम धारा 40 से 44 के अंतर्गत पढ़ेंगे। वहीं विशेष अपवाद के अंतर्गत दो बचाव आते हैं, पहला अपूर्ण बचाव और पूर्ण बचाव। जिससे अपूर्ण बचाव जिसे हम 101 सेक्शन के अंतर्गत तथा पूर्ण बचाव जिसे हम 356 सेक्शन के अंतर्गत पढ़ेंगे। आप सब कमेंट करके बताइएगा कि धारा 101 और धारा 356 इस बारे में बात करती है। भूल यहाँ पे दो प्रकार की बताई गई है, विधि की भूल और तथ्य की भूल। तथ्य की भूल से तात्पर्य उस कानूनी बचाव से है जिसमें अभियुक्त यह दर्शाता है कि उसका कोई अपराध करने का इरादा नहीं था और उसने एक विशेष तथ्य को गलत समझा है। जैसे उदाहरण के रूप में देखा कि कोई पुलिस ऑफिसर जिसे जेड को पकड़ने का आदेश दिया जाता है और वह वाई को पकड़ के ले आता है, तो यहाँ उसको तथ्य का बचाव मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसने कंफ्यूजन वाई को जेड समझ के क्या कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। सेकेंड आता है विधि की भूल। विधि की भूल से तात्पर्य ऐसे कानूनी बचाव से है जो अभियुक्त के द्वारा कानूनी अज्ञानता की कमी की वजह से होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर हमें किसी लॉ का नॉलेज नहीं है तो उसकी वजह से हमें जो बचाव मिल, लेकिन यहाँ पे विधि की जो भूल है वो क्षम्य नहीं होती है। ये जो है ये यहाँ पे दो मैक्सिम बताई गई हैं। पहला बताया गया है इग्नोरेंटास जुरिस नॉन एक्सक्यूज्ड, मतलब इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। मतलब अगर आपको किसी लॉ का नॉलेज नहीं है तो आप उसको एज अ एक्सक्यूज यूज नहीं कर सकते बचाव के लिए, क्योंकि एज अ सिटीजन आपको अपने लॉ का नॉलेज होना चाहिए। वहीं तथ्य की भूल में जो मैक्सिम यूज होता है वो है इग्नोरेंटा फैक्ट एक्सक्यूज्ड, मतलब इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज अ गुड एक्सक्यूज। मतलब आप इसका तथ्य की भूल का बचाव ले सकते हो, क्योंकि यह किसी से भी हो सकती है। सेक्शन 14 तथ्य की भूल के बारे में बात करता है, जिससे हम आईपीसी के सेक्शन 76 के अंतर्गत पढ़ते थे। इसकी बेयरक डेफिनेशन है कि कोई भी बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो, या जो तथ्य की भूल के कारण ना कि विधि की भूल के कारण सद्भाव पूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। यहाँ पे 3 पॉइंट बताए गए हैं। पहला, जिसे करने के लिए वह विधि द्वारा आबद्ध है, मतलब यहाँ पे उसको विधि मतलब कानून के द्वारा उसे वह कार्य करने के लिए वह बाध्य मतलब बाउंड है। जैसे अगर कोई पुलिस ऑफिसर अपने हायर अथॉरिटी के आदेश पर कोई कार्य करता है तो उस कार्य को अपराध नहीं माना जाएगा। दूसरा, जो सद्भाव पूर्वक विश्वास के अधीन है तथा तथ्य की भूल के कारण किया जाता है। मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति यह विश्वास करते हुए कार्य करता है कि वह जो कार्य कर रहा है वह कार्य सही है और उसे उस कार्य को करने के लिए विधि द्वारा शक्ति प्रदान की गई है, तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। इसका हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं जो डायरेक्ट में दिया गया है कि कोई आंदोलन हो रहा है, वहां पर काफी भीड़ है और उस भीड़ को रोकने के लिए ताकि वह भीड़ किसी का नुकसान ना कर सके, उसके लिए एसपी साहब या डीएसपी साहब ने अपने सिपाहियों के साथ ड्यूटी लगा रखी है। लेकिन भीड़ उग्र हो जाती है तो कुछ लोग वहां पर दंगा फसाद करना स्टार्ट कर देते हैं। 2-4 पत्थर पुलिस वालों को भी लग जाते हैं। उन्होंने गाड़ियां चलानी भी शुरू कर दी हैं, तो उन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान करना भी स्टार्ट कर दिया है। तब वहां पर एसपी साहब या डीएसपी साहब ने अपने पुलिस वालों को आदेश दिया कि आप इन पर गोली चला दीजिए या गैस के गोले छोड़ दीजिए या लाठी चार्ज कर दीजिए। तब इस तरीके से अगर कोई सैनिक लाठी चार्ज करता है या भीड़ पर गोली चला देता है तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि वह लीगली रूप से बाउंड है उस काम को करने के लिए, क्योंकि वह काम करने के लिए सुपीरियर अफसर ने वह आदेश दिया है, लेकिन वह काम कानून के दायरे में होना चाहिए। सेक्शन 15 न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य, जिससे हम आईपीसी के सेक्शन 77 के अंतर्गत पढ़ते थे कि बेयरक डेफिनेशन है कोई भी बात अपराध नहीं होगी जो न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा ऐसी किसी शक्ति के प्रयोग में की जाती हो जो या जिसके बारे में उसे सद्भाव पूर्वक विश्वास है कि वह
उसे विधि द्वारा दी गई है। अर्थात यहाँ पे बताया गया है कि जब कोई जज जुडिशियल एक्ट कर रहा है, मतलब अपनी कोर्ट में बैठकर किसी केस की सुनवाई सुन रहा है, तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा। जब कोई जज अपनी पावर का इस्तेमाल करके किसी को कोई फैसला सुनाता है जो कानून के दौरान उनको पावर दी गई है, जैसे मान लीजिए उनको कोई फैसला सुनाना है और उनको लगता है कि यहाँ पर इसको सजा कितने साल की सजा सुनाई जा सकती है, तो अगर वो किसी को सजा सुनाता है तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि वह जुडिशली एक्ट कर रहा है। कानून के द्वारा उनको यह पावर मिली हुई है कि वह सजा सुना सकते हैं या किसी को बरी कर सकते हैं, तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा। सेक्शन 16 न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य, जिसे हम आईपीसी के सेक्शन 78 के अंतर्गत पढ़ते थे कि बेयर डेफिनेशन है कोई भी बात जो न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में की जाए या उसके द्वारा अधिष्ठ हो, यदि वह उस निर्णय या आदेश के प्रवृत्त रहते की जाए तो अपराध नहीं है, चाहे उसको ऐसा निर्णय या आदेश देने की अधिकारता ना रही हो, परंतु यह तब जबकि वह कार्य करने वाला व्यक्ति सद्भाव पूर्वक विश्वास करता हो कि वह उस कार्य वह न्यायालय को वैसी अधिकार। अर्थात यहाँ पर बताया गया कि कोई भी ऐसा एक्ट जो किसी जजमेंट को पूरा करने के लिए कोई अफसर करता है, जैसे किसी जज साहब ने कोई जजमेंट दी या कोई ऑर्डर पास कर दिया, तो उस जजमेंट या ऑर्डर को लागू करवाने के लिए अगर कोई अफसर काम करता है तो उसको ऑफेंस अपराध नहीं माना जाएगा। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि अगर कोर्ट ने कोई जजमेंट या ऑर्डर पास कर दिया है कि इस मकान को खाली करवाया जाए, तब कोर्ट की तरफ से कुछ पुलिस ऑफिसर जाएंगे और उस मकान को खाली करवाएंगे। अगर वहां पर कोई रह रहा है तो उसको वह कोर्ट या का ऑर्डर दिखाकर कहेंगे कि मकान को खाली कर दीजिए, तो इसको अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि कोर्ट के द्वारा जज साहब के द्वारा ये ऑर्डर पास किया गया है, उसी को लागू करवाने के लिए ऑफिसर काम कर रहे हैं, उसको अपराध नहीं माना जाएगा। इसमें शर्त यह है कि जब ऑफिसर उस ऑर्डर या जजमेंट को लागू करवा रहे हैं उस टाइम पर वो ऑर्डर या जजमेंट इनफोर्स में होना चाहिए। सेक्शन 17 विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, जैसे हम आईपीसी के सेक्शन 79 के अंतर्गत पढ़ते थे। डायरेक्ट डेफिनेशन है कोई भी बात अपराध नहीं होगी जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत हो या तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि की भूल के कारण सद्भाव पूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। का नाम का एक व्यक्ति है, वो या को देखता है। जब वो या को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि वह किसी की हत्या कर रहा है, तो उस समय का अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए जो शक्तियां कानून द्वारा किसी भी सामान्य व्यक्ति को प्रदान की गई है कि जब अगर उसके सामने कोई हत्या हो रही है तो वह किसी व्यक्ति को पकड़ने के लिए उसे प्रयोग कर सकता है, तो वह उसी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए या को पकड़ लेता है और उचित प्राधिकारियों के समक्ष ले जाता है। लेकिन जब वह उसे पकड़कर उच्च प्राधिकारियों के सामने ले जाता है तो उससे पता चलता है कि एक्चुअल में जो या था वो स्वयं का बचाव कर रहा था, ना ही किसी और की हत्या कर रहा था। तो यहाँ पर वह कार्य का किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा। सेक्शन 18 विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना, जिसे हम आईपीसी के सेक्शन 80 के अंतर्गत पढ़ते थे। डायरेक्ट डेफिनेशन है कोई भी बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधनों द्वारा और उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है। अर्थात ये सेक्शन बात करता है कि अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है और वह कार्य करते समय उसका जो आशय है वो किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचाने या किसी भी व्यक्ति को नुकसान करने का नहीं है और वह कार्य उसने विधिपूर्ण तरीके से किया है, विधिपूर्ण साधनों का प्रयोग करते हुए किया है, और जब वह कार्य कर रहा है तब उसने पूरी सतर्कता भी बरती है, पूरी सावधानी के साथ किया है कि उससे किसी व्यक्ति को कोई नुकसान ना हो। उसके बावजूद भी अगर किसी व्यक्ति को कोई नुकसान हो जाता है या उससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे दुर्घटना माना जाएगा और वह व्यक्ति किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो कह रहा है कि एक का नाम का व्यक्ति है, वो अपनी कुल्हाड़ी से एक पेड़ को काट रहा है और पेड़ को काटते समय उसने पूरी सावधानी व सतर्कता का प्रयोग किया हुआ है, मतलब सतर्कता रखी हुई है। लेकिन पेड़ काटते काटते अचानक से जो कुल्हाड़ी का फल है, सामने का जो लोहे का पार्ट है, वो उससे निकल कर बाजू में खड़ा एक व्यक्ति है उसको लग जाता है और उससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर का ने पूरी सावधानी रखी है, किसी भी प्रकार से कोई लापरवाही नहीं की है, तो उसका जो ये कार्य है वो माफी योग्य होगा, वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। सेक्शन 19 जो अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया कार्य के बारे में बात करती है, जिससे हम आईपीसी के सेक्शन 81 के अंतर्गत पढ़ते थे कि डायरेक्ट डेफिनेशन है कोई भी बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह यह जानते हुए की गई है कि उस
उससे अपहानि कारित होना संभाव्य है। यदि वह अपहानि कारित करने के लिए किसी आपराधिक आशय के बिना और व्यक्ति या संपत्ति को अन्य अपहानि का निवारण या परिवर्जन करने के प्रयोजन से सद्भावना पूर्वक की गई है। धारा कहती है कि किसी भी इंसान की लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर वो खुद को बचाने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति को बचाने के लिए अगर कोई क्राइम नहीं करता है तो उसकी जान भी जा सकती है, किसी अन्य व्यक्ति की भी जान जा सकती है, तो उसके द्वारा किया गया वो क्राइम माफ कर दिया जाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए बड़े नुकसान को रोकने के लिए छोटा नुकसान उठाना जरूरी था। यहाँ पे 3 बातें बताई गई हैं। पहली बताया गया है कि आरोपी व्यक्ति ने किसी को जो नुकसान पहुंचाया है वह उसको होने वाले नुकसान से कम होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे बताया है कि व्यक्ति द्वारा जो काम किया गया है वो कानून की नजरों में अपराध होना चाहिए, यानी कि उसने क्राइम किया हो। थर्ड पॉइंट बोलता है कि वो जो क्राइम किया गया है वो क्रिमिनल इंटेंशन से नहीं किया गया हो, किसी की जान बचाने के लिए किया गया हो। अर्थात फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप कार से कहीं जा रहे हैं और सामने से एक बहुत ही तेजी से आती हुई अनियंत्रित बस आपको दिखाई देती है। आप खुद को बचाने के लिए अपनी कार है उसको बाईं तरफ मोड़ देते हैं। वहां पर कुछ लोग खड़े हुए थे, उनको चोट लग जाती है, तो यहाँ पर आप इस धारा के तहत सुरक्षा प्रदान प्राप्त कर सकते हैं। सेक्शन 20 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य, जिससे हम आईपीसी के सेक्शन 82 के अंतर्गत पढ़ते थे कि डायरेक्ट डेफिनेशन है कोई भी बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की गई है। यह धारा बच्चे को आपराधिक दायित्व से मुक्त रखती है। अर्थात कानून मानता है कि 7 साल से कम उम्र का जो बच्चा है उसकी मानसिक स्थिति किसी भी कार्य की प्रकृति को समझने की नहीं होती कि वह कार्य सही है या गलत। इसलिए किसी 7 साल की कम उम्र से बच्चे से ऐसा कोई कार्य हो जाता है जो कानून की नजरों में अपराध है तो भी कानून ऐसे बालक को सजा नहीं दे सकती। सेक्शन 21 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य, जिससे हम आईपीसी के सेक्शन 83 के अंतर्गत पढ़ते थे। डायरेक्ट डेफिनेशन है कोई भी बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के ऐसे शिशु द्वारा की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सके। अर्थात यह धारा भी पिछली धारा की तरह ही बात करती है कि अगर कोई बच्चा है जो 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम है और उसके द्वारा कोई ऐसा कार्य कर दिया जाता है जो आपराधिक प्रवृत्ति का है, तो उस समय उसकी मानसिक जो दशा है, उसका जो आचरण है वो देखा जाएगा कि वह उस कार्य को समझने में सक्षम है या नहीं है। अगर वो सक्षम नहीं है तो उसे इस धारा में सुरक्षा प्रदान की जाएगी, और यदि उसके आचरण से, उसके व्यवहार से समझ आता है कि वह उस कार्य की प्रकृति को समझ रहा है कि वह आपराधिक प्रवृत्ति का है, तो उसे इस धारा में पनिशमेंट भी दी जा सकती है। सेक्शन 22 विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य, जिसे हम आईपीसी के सेक्शन 84 के अंतर्गत पढ़ते थे कि अब डायरेक्ट डेफिनेशन है कोई भी बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल जाने में असमर्थ है। यह धारा कहती है कि यदि किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति ऐसी है कि वह किसी भी कार्य के परिणाम को समझने में असमर्थ है कि वह सही है या गलत है, तो ऐसी स्थिति में और ऐसे समय में यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाता है जो आपराधिक प्रवृत्ति का है तो उसे दोषी नहीं माना जाएगा, क्योंकि उस समय उसके दिमाग की हालत उस कार्य को जो वह कर रहा है सही है या गलत समझने की नहीं। सेक्शन 23 जिससे ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है, जिसे हम आईपीसी के सेक्शन 85 के अंतर्गत पढ़ते थे कि डायरेक्ट डेफिनेशन है कोई भी बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उससे करते समय मत्तता के कारण उस कार्य की प्रकृति या कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल जानने में असमर्थ है, परंतु यह तब जबकि वह चीज जिसकी उससे मत्तता हुई थी उसको अपने ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध दी गई थी। यह धारा बताती है कि यदि किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध या उसकी जानकारी के बिना कोई नशीली चीज खिलाई या पिलाई जाती है और वह व्यक्ति उस नशे की वजह से उस समय कोई ऐसा कार्य कर देता है जिससे करते हुए उसे ज्ञात नहीं है कि वह कार्य जो वह कर रहा है वह आपराधिक प्रवृत्ति का है, तो यह धारा उसे दोषी नहीं मानेगी, क्योंकि उसकी मानसिक दशा यह समझने की नहीं थी कि वह जो कार्य कर रहा है वह सही है या गलत है। सेक्शन 24 किसी व्यक्ति द्वारा जो मत्तता में है किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है, जिसे हम आईपीसी के सेक्शन 86 के अंतर्गत पढ़ते थे कि डायरेक्ट डेफिनेशन है उन दशाओं में जहाँ की कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि वह किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से ना किया गया हो। कोई व्यक्ति जो वह कार्य मत्तता की हालत में करता है इस प्रकार बरते जाने के दायित्व के अधीन हो
होगा मानो उससे वही ही ज्ञान था जो उसे होता यदि वह मतता में ना होता, जब तक कि वह चीज जिसे उसे मतता हुई थी उसे उसके ज्ञान के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध ना दी गई हो। यह धारा 3 बिंदुओं पर बचाव प्रदान करती है। पहला, आपको उस कार्य का विशिष्ट ज्ञान, यानी आप जो कार्य कर रहे हैं उसका पूरी तरीके से उस कार्य की, उससे होने वाले परिणाम की, और वह कार्य आपराधिक प्रवृत्ति का है, इसकी जानकारी आपको नहीं होनी चाहिए। दूसरा, वह बात करता है उस कार्य को करते समय आशय, यानी जब आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आपका आशय आपराधिक या किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट बात करता है कि इच्छा के विरुद्ध मतता, यानी ऐसा कार्य करते समय व्यक्ति नशे में होना चाहिए और वह नशा उसे उसकी इच्छा व जानकारी के बिना कराया गया हो, जिससे वह कार्य की प्रवृत्ति सही या गलत समझने में असमर्थ हो। अगर कोई व्यक्ति इन तीनों बिंदुओं को पूरा करता होगा तो उसे इस धारा का बचाव प्रदान किया जाएगा और उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। सेक्शन 25 सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहत्या कारित करने का आशय ना हो और ना उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो, जिससे हम आईपीसी के सेक्शन 87 के अंतर्गत पढ़ते थे। यह धारा 4 बिंदुओं पर बात करती है। पहला, मृत्यु या घोर उपहत्या के आशय के बिना, यानी किसी भी व्यक्ति के द्वारा जब कोई कार्य किया जाता है तो उस समय उसका जो आशय है वो ना तो मृत्यु या घोर उपहत्या कारित करने का होना चाहिए, ना ही ऐसा कुछ हो जाएगा उसकी संभाव्यता का उससे ज्ञान होना चाहिए। दूसरा पॉइंट बात करता है सहमति का होना, यानी जिस व्यक्ति को नुकसान हुआ है उसकी सहमति होना जरूरी है। ठीक है। थर्ड पॉइंट बात करता है 18 साल से अधिक, यानी जिस भी व्यक्ति ने सहमति प्रदान की है उसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। फोर्थ बात करता है स्वतंत्र सहमति, यानी जिस भी व्यक्ति के द्वारा सहमति प्रदान की गई है वह स्वतंत्र होनी चाहिए, मतलब वह किसी धमकी, दबाव या मजबूरी से नहीं दी गई हो, स्वयं की इच्छा से दी। चारों बिंदुओं की शर्तों को पूरा करता है तो उसे इस धारा के अंतर्गत दोषी नहीं माना जाए। यहाँ पे जो एग्जाम्पल बताया गया उसमें बताया गया का और या दो दोस्त हैं जो एक खेल खेलने के लिए अपनी स्वतंत्र सहमति, खेल के उन नियमों को जानते हुए जिसमें कुछ नुकसान होने की संभावनाएं प्रदान करते हैं। दो, खेल खेलते हुए यदि का जो है खा को कोई चोट लग जाती है, का के द्वारा खा को कोई चोट लग जाती है तो का यहाँ पर किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों ने उस खेल को खेलने के लिए और उस खेल से होने वाले नुकसान को जानते हुए अपनी स्वतंत्र सहमति प्रदान की थी। सेक्शन 26 किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं हो, जैसे हम आईपीसी के सेक्शन 88 के अंतर्गत पढ़ते थे। यह धारा निम्न बिंदुओं पर बात करती है। पहला, आशय, यहाँ व्यक्ति का आशय किसी की जान बचाने का होना चाहिए। दूसरा, सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य, यानी यदि किसी व्यक्ति के फायदे या जान बचाने के लिए कोई कार्य किया जा रहा है भले ही उससे मृत्यु होने की संभावना का ज्ञान हो। ठीक है। तीसरा, स्वतंत्र सहमति, भविष्य में होने वाले सभी नुकसानों को जानते हुए नुकसान उठाने वाले व्यक्ति की स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। जैसे हम इसे उदाहरण के तौर पर समझते हैं, जैसे कि किसी डॉक्टर के पास कोई आता है और कहता है डॉक्टर साहब मेरे पेट में बहुत दर्द है, और डॉक्टर साहब जब उसको चेक करते हैं तो उनको पता चलता है कि इसके पेट का ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ऑपरेशन करने के दौरान किसी वजह से अगर उसकी मृत्यु हो जाती है जिसकी जानकारी पहले से डॉक्टर को थी और डॉक्टर के द्वारा उस व्यक्ति को भी प्रदान की गई थी और उसने ऐसी संभावना को जानते हुए भी अपनी सहमति प्रदान की थी, तो ऐसे कार्य के लिए डॉक्टर के ऊपर कोई आपराधिक जिम्मेदारी नहीं बनेगी और ना ही वह किसी अपराध का दोषी होगा। सेक्शन 27 संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मुक्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य, जिसे हम आईपीसी के सेक्शन 89 के अंतर्गत पढ़ते थे। यह धारा निम्न बिंदुओं पर बात करती है। पहला, बालक की उम्र 12 वर्ष से कम होनी चाहिए, या तो वह व्यक्ति जो है वो मंदबुद्धि का होना चाहिए, या दोनों, चाहे वो बालक हो या मंदबुद्धि हो, वह किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त होने चाहिए, या फिर जो बालक या मंदबुद्धि व्यक्ति है उसके जीवन को बचाने या उससे किसी गंभीर बीमारी से बचाने के लिए वह कार्य किया गया होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करिए, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? तो माता पिता या संरक्षक के द्वारा प्रदान की गई होनी चाहिए, और वह जो कार्य किया गया वो सद्भाव पूर्वक किसी के फायदे के लिए किया गया होना चाहिए। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए किसी 12 साल या उससे कम उम्र के बच्चे को पथरी है और एक डॉक्टर उस बच्चे के माता पिता की सहमति से उसकी पथरी का ऑपरेशन करने के लिए शरीर की चीरफाड़ करते हैं और उस ऐसे में उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि वह कार्य उस बच्चे के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक तरीके से और उसके माता पिता या संरक्षक के से पूछ कर किया गया है। सेक्शन 28 सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई हो, जिससे हम आईपीसी के सेक्शन 90 के अंतर्गत पढ़ते थे।
इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा। यह धारा सहमति कब स्वतंत्र नहीं मानी जाएगी के बारे में बात करती है, जो निम्नानुसार है। पहला, क्षति भय के अधीन एक व्यक्ति द्वारा दी गई सहमति। दूसरा, तथ्य के भ्रम के अधीन दी गई सहमति। तीसरा, एक उन्मत्त व्यक्ति द्वारा दी गई सहमति। चौथा, विकृत चित्त वाले व्यक्ति द्वारा दी गई सहमति। पांचवा, 12 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा दी गई सहमति को यहाँ पर स्वतंत्र नहीं माना जाएगा। सेक्शन 29, ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कार्यतः हानि के बिना भी स्वतः अपराध है, जिसे हम आईपीसी की धारा 91 के अंतर्गत पढ़ते थे। यह धारा निम्न बिंदुओं पर बात करती है। पहला, धारा 25, 26 और 27 के अपवादों का विस्तार उन कार्यों पर नहीं है जो उस अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। सेकंड पॉइंट, जो उस व्यक्ति को जो सहमति देता है या जिसकी ओर से सहमति दी जाती है। फोर्थ, उन कार्यों से कारित हो या कारित किए जाने का आशय हो या कारित होने की संभाव्यता का ज्ञान। यहाँ हम इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए किसी स्त्री का गर्भपात उसे किसी हानि से बचाने के लिए नहीं बल्कि इसलिए किया जाता है कि उसके गर्भ में लड़की होने का पता चलता है, तो ऐसा कार्य अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है, भले ही उसमें स्त्री या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति ने सहमति प्रदान की हो। वहीं यदि ऐसी कोई परिस्थितियां हैं कि स्त्री की जान बचाने के लिए गर्भपात करना जरूरी। सेक्शन 30, सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य, जिसे हम आईपीसी की धारा 92 के अंतर्गत पढ़ते थे। यह धारा निम्न बिंदुओं पर बात करती कि कोई भी बात जो किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक की गई जाए या दूसरी मामले की परिस्थितियों के अनुसार कार्य युक्ति संगत होना चाहिए। तीसरा, कार्य बिना उसकी सहमति के या उसके बदले किसी दूसरे व्यक्ति की सहमति के बिना किया गया होना चाहिए। पहला, यहाँ पे थर्ड में 2 पॉइंट बताए गए। पहला, यदि परिस्थिति ऐसी कि उसके लिए सहमति देना असंभव है, मतलब वो व्यक्ति सहमति दे ही नहीं सकता। थर्ड, यदि वह व्यक्ति सहमति देने में असमर्थ है, तो ऐसी स्थिति में ना तो उसका कोई संरक्षक है या कोई अन्य व्यक्ति जिस पर उसका विधिक प्रभार है सहमति देने के लिए उपस्थित है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। या अपने घोड़े से गिर गया और मूर्छित हो गया का जो एक डॉक्टर है और उसका यह विचार है कि या के सिर पर ऑपरेशन करना आवश्यक है, नहीं तो का जो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो का जो है वो या की मृत्यु करने का आशय ना रखते हुए किंतु सद्भाव पूर्वक या के फायदे के लिए या की सहमति के बिना, क्योंकि वह तो बेहोश है, सहमति प्रदान नहीं कर सकता और उस समय या का कोई संरक्षक भी उपस्थित नहीं है जो सहमति प्रदान करने के लिए हो, तो वह सिर का ऑपरेशन कर देता है। तो यहाँ का ने कोई अपराध नहीं किया। सेक्शन 31, भावपूर्वक दी गई सूचना, जिसे हम आईपीसी के सेक्शन 93 के अंतर्गत पढ़ते थे। यह धारा किन मामलों में प्रवर्तित नहीं होगी, मतलब लागू नहीं होगी। तो पहला, अगर साक्षी मृत्यु कारित करने पर, अगर वहां पे मृत्यु करने का आपका आशय है, कोई कार्य करना जिससे कर्ता जानता था कि मृत्यु कारित हो सकती यदि वह निम्न के अतिरिक्त किसी प्रयोजन के लिए की गई हो, मतलब मृत्यु या घोर उपहति से बचाने के लिए, किसी घोर रोग या अंग शैथिल्य के उपचार के लिए, मृत्यु या उपहति को अपवर्जित करने से भिन्न किसी अन्य उद्देश्य हेतु स्वेच्छा चोट कारित करना या प्रयास करना, या उक्त तीनों कार्यों के दुष्प्रेरण पर। सेक्शन 32, वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया जाए, जिससे हम आईपीसी के सेक्शन 94 के अंतर्गत पढ़ते थे। धारा निम्न बिंदुओं पर बात करती है कि क्या चीज है जो अपराध नहीं होगी। तो पहला, सूचना सद्भावपूर्वक दी गई हो। दूसरा, उस व्यक्ति को जिससे वह दी गई है। तीसरा, यदि वह उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई हो। अर्थात यहाँ पर बताया गया है कि सद्भावपूर्वक दी गई कोई भी सूचना उस अपहानि के कारण अपराध नहीं होगी जो उस व्यक्ति को हो रही हो जिसे वह दी गई है, यदि वह उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई है। उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए कि एक डॉक्टर है, उसने अपने मरीज को ये बताया कि उसे एड्स हो गया है। यह सुनकर बाकी हृदय गति रुक गई तथा उसकी मृत्यु हो गई, तो आने यहाँ पर कोई अपराध नहीं किया है। सेक्शन 33, तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य, जिससे हम आईपीसी के सेक्शन 95 के अंतर्गत पढ़ते थे। इनकी डायरेक्ट डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा। यह धारा बात करती कि कोई भी बात इस कारण से अपराध नहीं होगा कि उससे कोई ऐसी हानि कारित हो जाती है या कारित होने की आशा है या कारित होने की संभावना है जो इतनी तुच्छ यानी इतनी छोटी है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करेगा। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसे चेक की चोरी हो गई है जिसका आर्थिक मूल्य 0 हो, तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।